आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7th के चैप्टर 10 के नोट्स पढ़ेंगे जो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इन चैप्टर्स को हमने इंस्टाग्राम पर शॉर्ट नोट्स में कवर किया है जिनसे आप रिवीजन भी कर सकते हैं। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7th के चैप्टर 10 का नेम है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, जिसके स्टार्टिंग में दिया है। यदि आप मानचित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदली। आप यह भी देखें कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया। ये मानचित्र में आप देख सकते हो। ये नेक्स्ट पेज पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमें यह दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जो भारत में राजनीतिक परिस्थितियाँ अपेक्षाकृत एक छोटे से समय अंतराल में बड़ी तेज़ी से अचानक बदलनी शुरू हो गई। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, मोटे तौर पर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई से 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई के दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, यानी 1707 के बाद के टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य और परिवर्तित मुगलों के लिए संकट की स्थिति, ये सारा आगे आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, यानी इसके आगे की जो क्लास 8 है उसमें आपको सब कुछ जानने मिलेगा। यहाँ पर दिया है अध्याय 4 में आपने देखा था कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस तरह पहुँचा और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन के कार्य कुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीति, आर्थिक और सैन्य शक्तियाँ मिल गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सदृढ़ किया, राजधानी में पहुँचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। यानी वो लोग क्या करते गए, राजस्व में जो भी कर वगैरह जो जाता था वो कम होने लग गया। राजस्व यानी होता है कर। अब यहाँ पर मैप आपको मैं बता देती हूँ। यहाँ पर लिखा गया है ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत क्षेत्र मध्य 18वीं शताब्दी, यानी उस तरीके से ब्रिटिश जो नियंत्रण था वो कहाँ कहाँ पर था आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड यह इस वाले मैप में अगर आप देखें मुगल साम्राज्य की बाहरी सीमा 1700 के टाइम पीरियड का बता रखा है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए। आगे कंटिन्यू करें तो यहाँ पर दिया है उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोह और कृषक आंदोलन ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिशें थी। अतीत में भी विद्रोह समूह ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूह ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को न रोक सके। ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके आगे देखें तो यहाँ पर दिया है इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। नोट इट, नादिर शाह क्या था, ईरान का शासक था और उसने 1739 में कहाँ पर, दिल्ली पर आक्रमण किया। आगे दिया है संपूर्ण नगर को लूटकर वो बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण कर लूट मचाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन दोनों बातों को मैंने यहाँ पर नोट किया है, आप भी अपने नोट्स में इसको नोट कर लो। अब इस वाले बॉक्स को देख लेते हैं, नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया है। इनमें से एक ने मुगल कोष से जिस तरह धन लूटा था उसका वर्णन इस तरह से किया गया। अब कैसे नादिर शाह ने यहाँ पर आक्रमण किया, यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है।
60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात और अन्य चीज़ें ले गया, जिनमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। जैसे तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन। देखो, इस मयूर सिंहासन के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है कि मयूर सिंहासन किसने लूटा, तो नाम आता है नादिर शाह का। ठीक है, आगे दिया है एक अन्य वृतांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है। देखो, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी कॉस्टली चीज़ें लेके गया, करोड़ों की बात हो रही है। यानी उस टाइम के राजा के पास कितना पैसा था। जो कभी मालिक थे अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए। जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी, उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। अलग थलग पड़े लोगों को उनके कोनों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया नया फैशन चलाते, अब नंगे घूमने लगे। और उनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, अब वे बेघर हो गए। नया शहर अब मलबे का ढेर बन गया। तब शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहाँ की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। यानी इसने इस तरीके से वहाँ पर आतंक मचा दिया था। साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंदिता ने उसे और भी कमजोर बना दिया। ये अभिजात 2 बड़े गुटों में बटे हुए थे, ईरानी और तुरानी। काफ़ी समय तक परिवर्ती मुगल बादशाह इनमें से 1 या 2 समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हुई जब 2 मुगल बादशाह फर्रुख खसियर और आलमगीर द्वितीय की हत्या हो गई और 2 अन्य बादशाह अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। अब यहाँ पर आपको सिर्फ नोट करना है कि 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन बने। अब नेक्स्ट पॉइंट दिया है नए राज्यों का उदय। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 परस व्यापी समूह में बांटा जा सकता है। यानी जो 3 समूह बने वो कौन कौन से थे 18वीं शताब्दी के, यहाँ पर बताया गया। फर्स्ट था अवध, बंगाल व हैदराबाद जैसे वे राज्य जो पहले मुगल प्रांत थे। हालांकि इन राज्यों के शासक अति शक्तिशाली थे और काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उन्होंने मुगल बादशाह से औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े, यानी मुगल बादशाह से जो उनके संबंध थे वो उन्होंने नहीं तोड़े। सेकंड कौन है? ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासनकाल में वतन जागीरों के रूप में काफ़ी स्वतंत्र थे। इनमें से कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। राजपूत प्रदेश की बात हो रही है। और थर्ड में बात आती है मराठों, सिखों तथा जाटों के राज्य आते हैं। ये विभिन्न आकार के थे और इन्होंने कड़े और लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद मुगलों से स्वतंत्रता छीनकर ली थी। यानी 3 समूह की बात हमने यहाँ पर करी है। नेक्स्ट पॉइंट है पुराने मुगल प्रांत। पुराने मुगल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे, अवध, बंगाल और हैदराबाद। ये तीनों ही राज्य उच्च मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए। इन तीनों राज्यों के संस्थापक सआदत खान, मुर्शिद कुली खान और आसफजाह ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था। मुगल बादशाहों को उन पर भरोसा और विश्वास था। आसफजाह और मुर्शिद कुली खान दोनों को 7-7 हजार जात का दर्जा मिला हुआ था, जबकि सआदत खान की जात का दर्जा 6000 था। नेक्स्ट यहाँ पर है हैदराबाद। निजाम उल मुल्क आसफ जाह जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की। इम्पोर्टेंट है, कहीं आपको मिले ना मिले इस चीज़ को नोट कर लो। हैदराबाद की स्थापना किसने की? निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने। और कब? 1724 से 1748 के बीच। मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। उसने सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी और बाद में दक्कन का कार्यभार दे दिया गया। 1720-22 के मध्य ही दक्कन प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से आसफ जाह के पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। दक्कन में होने वाले उपद्रवों और मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर उसने सत्ता हथियाई तथा उस क्षेत्र का वास्तविक शासक बन गया। आसफ जाह अपने लिए कुशल सैनिकों तथा प्रशासकों को उत्तरी भारत से लाया था। वे दक्षिण में नए अवसर पाकर प्रसन्न थे। उनसे मनसबदार नियुक्त किए गए और जिन्हें जागीर प्रदान की। हालांकि वह कभी भी मुगल सम्राट का सेवक था,
फिर भी वो काफ़ी आज़ादी से शासन चलाता रहा। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ पर है मैं आपको बता देती हूँ। ये अवध का दिया है, बुरहान उल मुल्क शहादत खान को 1722 में जो अवध है उसका सूबेदार नियुक्त किया गया। नेक्स्ट आगे इस चैप्टर में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। सो ये आपकी क्लास 7 भी हमने कवर कर ली काफ़ी अच्छे से। अब हम क्लास 8 को जल्दी से स्टार्ट करेंगे, जिसके सारे चैप्टर्स हम डिटेल में कवर करेंगे। अगर आप ये एनसीईआरटी नोट्स लेना चाहते हैं तो roxen4311 टेलीग्राम यूजर नेम से कॉन्टैक्ट करके बाय कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि कहाँ से आपको बाय करना है। बाकी अगर आप इनके शॉर्ट्स रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम रील से कर सकते हैं, वहाँ पॉइंट वाइज सभी चैप्टर्स को कवर करवाया गया है। सो ऐसी और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं स्टडी कैफे में नई वीडियो के साथ। जय हिंद।